नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल तक्षशिला यूके पे। देखिए, हिंदी की हमारी 3 वीडियोस हो चुकी हैं और आज चौथा वीडियो हमारी आ रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग और उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है ना। चौथी वीडियो में भी मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताऊँगा। कोशिश करूँगा आज खत्म हो जाए, नहीं होती तो अगला पार्ट इसका आ जाएगा, वरना आज ही कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने देखा था स्वरों के बारे में। स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पे बोले जाते हैं। और आज जो मैं पढ़ाऊंगा स्वरों के बारे में थोड़ा सा और बाकी शुरू करेंगे आज हम व्यंजन। स्वरों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। आपने देखा होगा जब स्वरों की बात आती है तो हमें ये याद नहीं रहता कि हाँ भाई उच्चारण स्थान अ का क्या है, ई का क्या है, ये पता हमें चल नहीं पाता। पर आज एक ट्रिक बताऊँगा छोटी सी, उसे याद रखना तो सारे के सारे क्वेश्चन आसान से हो जाएंगे जो भी उच्चारण पे आधारित होते होंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लो उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्थान, ये हम लोग देखने वाले। ठीक है, एक आपने देखा होगा कि स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे। इस ट्रिक के लिए आपको जो याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए, ये हमारे स्वर होते हैं। इसमें से मैंने रीरी को हटा रखा है इस ट्रिक के लिए, उसका हटाना बहुत ज़रूरी है। रीरी वैसे मूर्धन्य होता है, आप लोग ध्यान रखना। रीरी का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है। हिंदी के अंदर जितने भी टूटे फूटे से वर्ण होते हैं ना, टन की आवाज़ इनसे आते हैं, जो ओज वर्ण होते हैं अधिकतर, वो आपके किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। जैसे ट की सीरीज होगी, ट, ठ, ड, ढ, अण, री हो गया। ठीक है, ऐसे आपका एक वर्ण होता है श, ये भी मूर्धन्य होता है। हालांकि जब व्यंजन चलेगा मैं वहाँ पे इसे बताऊँगा, पर फिलहाल के लिए री को याद रखो, ये मूर्धन्य होता है। देखते हैं अब पूछेगा क्या आपसे, पूछेगा कि बताओ ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ्य होता है, तालव्य होता है। ई का उच्चारण स्थान बताओ क्या होता है, कंठ्य होता है, तालव्य होता है, ओष्ठ्य होता है, दंत्य होता है। तो ये आपसे पूछेगा। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, उसका नाम है कतो। कतो आपको याद रखना है। अब ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखो इसके अंदर सारे उच्चारण स्थान लगभग आते हैं मूर्धन्य को छोड़ के। क से होता है कंठ्य, त से होता है तालव्य, लास्ट में आ रहा है ओ, ओष्ठ्य। ठीक है, हो गए ना सारे, बाकी इनसे मिलके ही बनते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आपने देखा होगा कितने, 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि रीरी को निकाल रखा है, उसे मिला के 11 हो जाते हैं, लेकिन उसे हमने ऐड नहीं करा। अब इनके जोड़े बना दो आप लोग। 2 का जोड़ा ये हो गया, 2 के जोड़े हो गए, लेकिन सब के जोड़े बना दो, बन गया जोड़ा। अब ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। देखो सबसे शुरू में क्या आ रहा है, क, बिल्कुल ए आ को आपको सीरीज में याद रखना है। आप लोग बोलते हो ना ए, तो ऐसे थोड़ा आगे पीछे करके बोलते हो, आ, ए, ई, छोटी, ऐसे थोड़े बोलते हो, बिल्कुल सीक्वेंस में बोलते हो। तो उसी तरीके से मैंने इसे सेट किया है। क हो गया आपका, क पहले आता है तो हो गया कंठ्य। आगे नंबर आ रहा है त का, तो त से अगला यहाँ पे, इसमें क के बाद त आता है, इसमें इसके बाद ये वाला जोड़ा आएगा। तो तालव्य होते हैं, ई और ई दोनों तालव्य होते हैं, ए और आ कंठ्य होते हैं। इसके बाद आ रहा है ओ की साउंड, ओ आ रहा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब हो जाएगा ओष्ठ्य। तो ये होते हैं कंठ्य, कंठ्य, ओष्ठ्य, सॉरी तालव्य, तालव्य, ये ओष्ठ्य। ठीक है, कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य। अब इनकी बात करते हैं, ये आपके संयुक्त वर्ण के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है ना, संयुक्त स्वर के अंदर। तो संयुक्त स्वर में कौन क्या क्या होते हैं, जो ए आपका बनता है वो किससे मिलके बनता है, ए बनता है आपका ए और ई से मिलके ए बनता है। तो आप मुझे ये बताओ कि ए तो यहाँ पे आ रहा है और ई यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, कंठ्य तालव्य। इसका मतलब ये क्या होता है, कंठ्य प्लस तालव्य। बिल्कुल सही बात है ना मेरी, ये क्या बैठेगा, कंठ्य प्लस तालव्य। अगर मैं ओ की बात करूं तो ये मिलके बनता है ए और
ऊ से, सही बात है, ए और ऊ से मिलके बनता है। आप अभी देखोगे कि ए और ऊ कहाँ पे होता है, ए तो ये रहा कंठ्य, ऊ कहाँ पे आ रही है, ओष्ठ्य होता है, तो ये क्या हो गया, कंठ्य ओष्ठ्य। तो ये हो गया आपका कंठोष्ठ्य, ठीक है। अब वैसे भी अगर ना देखना है आपको, ये याद नहीं रहता कि किससे मिलकर बनता है, छोड़ दो। क से हो गया कंठ्य, त से हो गया तालव्य, ओ से हो गया ओष्ठ्य, फिर कंठ्य तालव्य, अगले वाला होगा कंठ्य तालव्य, फिर अगला क्या हो जाएगा, कंठ्य ओष्ठ्य। तो पहले तीनों अलग अलग, उसके बाद इसे इसके साथ मैच कर दो, इसे इसके साथ, तो कंठ्य तालव्य, कंठ्य तालव्य, कंठ्य ओष्ठ्य, कंठ्य ओष्ठ्य, सारे खत्म हो जाएंगे। बात में आ रही है, तो इजी हो गया ना, ये हो जाएगा आपका दोनों के दोनों कंठ्य ओष्ठ्य। तो यहाँ से आप लोग कभी भी कंफ्यूजन हो सकते हैं और आपका एक्यूरेट आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। चलो, इसे उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये बात, इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने स्वरों के बारे में सब कुछ बता दिया। लास्ट मैंने बताया था सघोष के बारे में, जब पिछली क्लास हुई थी, लास्ट टॉपिक मेरा सघोष था कि स्वर सभी क्या होते हैं, सघोष, और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ये मैंने आपको बताई थी बात। अब आगे बढ़ते और हेडिंग लगा लो स्पर्शी व्यंजन, हेडिंग लगा लो स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन। ये क्या होता है, स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन। चलो, इसके लिए एक हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जो कि 36 वर्ग की होगी। 36 कैसे, 25 उसके अंदर होंगे वर्ण, व्यंजन होंगे, और उसके बाद 36 के उच्चारण स्थान क्या हो गया, है ना, और ये कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, अल्पप्राण होते हैं, सघोष, वो होंगी बाकी। तो स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन की हम लोग बात करते हैं, तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा ऊपर बनानी पड़ेगी, ध्यान से देखते जाना। इसे भी हटा दे रहा हूँ, हेडिंग लगा के रखना आप लोग, स्पर्शित अथवा वर्गीय व्यंजन, इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब यहाँ से बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2, एक तो ही जाता है, 3 4, ज़्यादा बड़ा बन गया है, इसे कर लेते हैं। ठीक है, 6 बन गए, इसके बाद इसे बना लेते हैं 5, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 6, 1 2 3 4 5 6, बस एक साइड से 6, एक साइड से। देखते कितने बनते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप लोग उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ये तो हो जाएगा उच्चारण स्थान, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है, दंत्य और ओष्ठ्य, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या क्या हमने देखा, उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। अब करना क्या है, ध्यान से देखना जरा, ये सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे, सबसे नीचे जो आता है ना वो आता है कंठ्य, यहाँ पे कंठ आता है, अंदर से बाहर की ओर उच्चारण होता है, देखो कंठ्य, फिर तालु आ जाएगा ऊपर के हिस्सा, तालु के बाद मूर्धन्य, जीभ का मुड़ना मूर्धन्य, दंत्य, दांत आ जाएंगे, और दांत से अगला क्या होता है, ओष्ठ। इसका मतलब क्रम से याद रखना है आपको, ऐसा नहीं क्रम इसका पिछड़ना है। पूछ लेगा कि स्पर्शी व्यंजनों में मूर्धन्य तुरंत किसके बाद आता है, तो कंठ्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ, तो किसके बाद आता है, तुरंत तालव्य के बाद। ये सीक्वेंस भी याद रखना है। इसकी ट्रिक क्या है, आप इसकी ट्रिक रख सकते हो KTM 2 से, के यहाँ पे देख लेते हैं, KTM 2। आपने जाना होगा KTM एक बाइक होती है, तो मान लेते हैं आप KTM बाइक लेने जा रहे हो, तो क्या बोलोगे शोरूम में जाके,
कि भाई साहब KTM दो, है ना, तो वहीं से KTM दो से K से कंठ्य, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, D से दंत्य और O से क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य। अब बात करते हैं ऊपर के हिस्सों की कि ऊपर क्या क्या आएगा। तो ऊपर आपको लिखना है शुरू के दो, देखो ध्यान से, अब मैं लिख दे रहा हूँ फिर याद कराऊंगा कैसे लिखते हैं, कैसे याद रखते हैं इसे। अघोष, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, 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 ये अल्प प्राण, महाप्राण और ये हो जाएगा अल्प प्राण। क्लियर है बात? याद कैसे रखें आप देख लेते हैं। देखो इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना है 23। 23 संख्या दिमाग में बैठा लो, नीचे लिख दे रहा हूँ, चाहे इधर दिख रही हो इधर लिख लो। 23 का याद रखना है। यूज कैसे करना है देखो, पूरी वर्णमाला क्या हो रही है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ 23 पे याद रखना। पूरी वर्णमाला में क्या होता है कि पूरी वर्णमाला आपकी अ से शुरू होती है। सबसे पहला अक्षर क्या होता है, अ होता है कि नहीं होता। तो आपको करना क्या है कि जब पूरी वर्णमाला अ से शुरू होती है तो इधर आने वाले अक्षर भी ये मान के चलना अ से शुरू होंगे। तो आप लोग ये बताओ अघोष और सघोष में से अ से शुरू कौन होता है, अघोष। तो ये पहला जो खाना है आपको, पहला जो वर्ग है इसमें अघोष लिखना है। और अल्प प्राण और महाप्राण में से अ से शुरू कौन होता है, ये। तो दोनों अघोष अल्प प्राण, ये याद रह जाएगा कि पहले वर्ग में अघोष और अल्प प्राण आएगा। अगर एक बार अल्प प्राण आ गया तो फिर एक छोड़ के एक आएगा। देखो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। बात समझ आ गई, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। अब बात आती है अघोष की। अघोष की बात आती है तो अघोष में हम क्या देखेंगे कि भाई 2 बार तो आएगा अघोष, शुरू के 2 वर्ग में अघोष और अंतिम 3 वर्ग में जो आएगा वो आएगा आपका सघोष। इसलिए मैंने बोला 23 याद रखना। ये किसे 23 का मतलब पहले 2 खानों में कौन आएगा, अघोष, और अंतिम 3 खानों में कौन आएगा, सघोष। तो ये यहाँ से याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो वर्ण कौन कौन से होते हैं, वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो जरा, पहला आपका होता है भाई, इसके लिए ट्रिक याद रखना, कचट तप या कचट तप, क च ट त और प। अगर आपको ये याद हो गई तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा वर्ग याद। अगर ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी 2 याद रखने, 2 अपने आप हो जाएंगे। देखो कैसे, ये क च ट त प है तो ये क्या है, महाप्राण। और महाप्राण किसे बोलते हैं, जब ज़्यादा किसी वर्ण पे आप लोग हवा या ज़्यादा प्रेशर मार दोगे ना तो वो महाप्राण में बदल जाता है, यानी ज़्यादा हवा का प्रयोग होता है जहाँ पे, जिस वर्ण पे। तो एक क च ट त प है, आप लोग इस पर प्रेशर से बोल दो इसे पूरा। तो कैसे बोलोगे, क च ट त प, ऐसे बोलेंगे ख छ ठ त फ। इसका मतलब क किस में बदल जाएगा, ख में। तो आप देखोगे कि क किस में कन्वर्ट हो चुका है, ख में। क ख च छ, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशर मारते तो एकदम छ में बदल जाता है। क च ट त प ख छ ठ थ फ। आपने ऐसे याद रखना है। क्यों ऐसे तुम्हारे याद रहता है, ऐसे तुम शुरू से जानते हैं, हमें तो याद ऐसे करना है क्योंकि इधर से तो हमें सिर्फ इनका पता लगेगा, इनमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई ऐसे तो याद है ही, ऐसे याद कर ले इसे। तो क च ट त प ख छ ठ थ फ। ऐसे होता है ग ज ड द ब। देखो ग ज ड द ब, ठीक है, ग ज ड द ब। अब फिर से इससे प्रेशर डाल के बोल दो तो ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ। तो घ झ ढ ध भ। पास में आ गई। तो देखो ये याद हो तो ऑटोमेटिक अगले वाला वर्ण याद हो गया। अब बचे हमारे पंचमाक्षर, तो ये क्या होते हैं आपके, ड य अण न और म, ठीक है। तो ये मामला आपका हो जाता है। तो हमने देखा सारे के सारे 25 वर्गीय व्यंजन। और ध्यान रखना जब भी इसे स्पर्शी व्यंजन भी बोल देते हैं और वर्गीय व्यंजन भी बोल देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन। अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट मार लो, वरना समझ तो आप रही हो।
ठीक है, बस ध्यान रखना KTM 2, 23, 2 ये और अगले लास्ट के 3 खाने सघोष के, दोनों अघोष से शुरू करने हैं। अघोष और अल्पप्राण अ से शुरू करने हैं। एक बार अल्पप्राण आया, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, बस। और आगे क चट तप ख चट तप ग जड दब घ जड दब, तो इस तरीके से यूज करना है। ये सारे वर्गीय व्यंजन हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं और आगे के व्यंजनों को जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या एक्चुअली में। हटा देते हैं इसे, है ना। पढ़ते जाओ आप लोग, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही ट्रिकी होती है हिंदी, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, बस आप लोग क्या है, आपको इससे अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। अच्छे हिंदी के सुंदर सुंदर से नोट्स बनाओ और अच्छे तरीके से उसे पढ़ते रहो। बाकी हिंदी के अंदर कुछ नहीं है इतना खास, ठीक है। समझने वाला बच्चा चाहिए। हिंदी बहुत आसान है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए आसान है, ठीक है। चलो आप लोग हेडिंग लगा लो, अंतस्थ व्यंजन। नीचे करना है, चलो। अंतस्थ व्यंजन, और एक साइड में पहले से कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन को, फिर देखेंगे हम लोग। चलो इसे साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा, वरना गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, पर इतनी जगह भी नहीं है। देखो पहले अंतस्थ व्यंजन हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 प्रकार के होते हैं। चारों में कौन कौन से? 4 प्रकार, य, र, ल, व। तो ये होते हैं पूरे 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन। अब इनकी कुछ खास बातें होती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों को याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है। यश, तालव्य और सरल वर्तस्य, ठीक है। ये आपको क्या करना है, 10-15 बार बोलना है। यश तालव्य, यश तालव्य, यश तालव्य, सरल वर्तस्य, सरल वर्तस्य, सरल वर्तस्य। ये होगा क्या, जैसे बच्चे देखे आप लोगों ने, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब भी आप उसे कुछ रटाओगे ना, तो बीच से याद नहीं करते, रट्टा चढ़ा देते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। जैसे कि ABCD सुन लो आप उनसे, तो ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z लास्ट तक सुना देंगे। अगर आपने उन्हें टोक दिया तो फिर भी चल जाते, फिर पीछे से शुरू करते, फिर शुरू से A से शुरू करेंगे। तो होता क्या है कि उन्हें लय का पता होता है। जैसे आप यश तालव्य 10-15 बार बोलोगे, माइंड इसे रीड कर लेगा। आप यश बोलोगे, तालव्य अपने आप निकल जाएगा जुबान से आपकी। आप सरल बोलोगे, वर्तस्य अपने आप निकल जाएगा आपकी जुबान से। होता है ना, ये गाने होते हैं, गाने आप याद नहीं करते, रट जाते हैं। जैसे सुनते रहते हो रटे जाते हैं, अपने आप ही गाते हो, अगली लाइन अपने आप याद आ जाती है। तो वही यहाँ पे होता है, यश तालव्य सरल वर्तस्य अपने आप निकल जाएगा मुँह से। होगा क्या इससे, देखो ये मैं 2 चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक अंतस्थ व्यंजन और एक पढ़ाऊंगा ऊष्म व्यंजन। तो वहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पहले हम इसे देखते हैं, इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। उच्चारण स्थान, तो य का उच्चारण स्थान देखो, यह कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, यश तालव्य, यानी कि तालव्य होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, ठीक है। फिर र आ रहा है, ये रहा, र किसे होता है, वर्तस्य, इसका उच्चारण स्थान होता है वर्तस्य। फिर ल आ रहा है, ये भी वर्तस्य होता है, ठीक है। व दंतोष्ठ्य होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपोर्टेंट करके लगाना, ये होता है दंतोष्ठ्य, ठीक है, ये दंतोष्ठ्य होता है। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना उसका। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो तालव्य होता ही है, इन 2 की खास बात और होती है, एक तो व की और एक य की। वो खास बात क्या है, ये दोनों अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, ये भी और ये भी। इससे रिलेटेड अर्धस्वर से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपका फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। अर्ध जब री पेपर हुआ था आपका, नहीं पहले वाला पेपर जो हुआ था, री एग्जाम नहीं, री एग्जाम में नहीं पूछा गया था, जो पहले वाला हुआ था, निरस्त हुआ था कुछ का, तो अर्धस्वर पूछा गया था उसके अंदर। तो व और यह दोनों ही अर्धस्वर होते हैं। उसमें पूछा गया था कि दंतोष्ठ्य होते हैं, कौन सा होता है, तो व दंतोष्ठ्य होता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है।
अब र और ल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। र जो होता है ये होता है आपका लुंठित, तो ये लुंठित वर्ण होता है, लुंठित व्यंजन, लुंठित वर्ण होता है। लुंठित क्या होता है, जैसे कि आप लोग र बोलोगे ना, र, तो आपकी जीभ जो है र, तो जीभ उठेगी, ऊपर तालू पे लगेगी और 3 बार टप 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 ऐसे लगती है, तो उसे बोलते हैं लुंठित होना। 3 बार जब आपकी जीभ तालू से टकराती है, र बोलोगे ना आपको लगता है नहीं टकराई, लेकिन 3 बार टकराती है। वर्तस्य, ल का मतलब होता है पार्श्विक, इसे पार्श्विक वर्ण भी बोलते हैं। पार्श्विक क्यों बोलते हैं, पार्श्विक इसे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जब ल बोलते हैं तो जो आपके व्याकरण होते हैं, व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, उनका मानना है कि जब ल बोलते हैं तो गाल के बराबर से हवा निकलती है, पार्श्व हो यानी कि बराबर बराबर साइड से, नज़दीकी साइड से जीभ की, तो जीभ के बराबर बराबर गाल से होती हुई हवा निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण भी बोल देते हैं। तो हमने चारों चीज़ों के बाद जाना भाई, यह क्या है अर्धस्वर, र क्या है लुंठित वर्ण, ल क्या है पार्श्विक, व क्या है अर्धस्वर, दोनों अर्धस्वर और उच्चारण स्थान हमने इसका यहाँ से याद कर लिया। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट वर्ण की, ऊष्म व्यंजन। अब मैं सघोष भी बताऊंगा इसके अंदर, लेकिन वो कंपैरिजन करके बताऊंगा क्योंकि थोड़ा याद करने वाला हिसाब अलग होता है। चलो हेडिंग लगा लो आप लोग, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हेडिंग लगा लो, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, धीरे 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 एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये क्या होता है, ऊष्म व्यंजन में लिख दे रहा हूँ स, श, श, ह, तो ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। अभी मैंने बताई थी सरल वर्तस्य वाली ट्रिक, सरल वर्तस्य यश तालव्य। ठीक है, ये हो गया, यही से 2 तो इसके वैसे ही पता लग जाते, 3 तो हमने वहाँ पे देखे और 2 यहाँ से पता लग जाएंगे। देखो स आ रहा है, ये वर्तस्य होता है, ये क्या होता है, वर्तस्य होता है। अच्छा, वर्तस्य का मतलब क्या होता है, बहुत से सोच रहे हो कि सर वर्तस्य क्या होता है। वर्तस्य मसूड़ा होता है, दांत की जो जड़ होती है उसे वर्तस्य बोलते हैं, स बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं वर्तस्य। जैसे कि जीभ आपकी कहाँ पे लगे, दांत की साइड में लगे, दांत पे जाके मसूड़े पे टच हो जाए, दांत के बराबर में, तो उसे बोलते हैं वर्तस्य। श क्या होता है, देखो तालव्य पे आ रहा है, तो तालव्य होता है। श क्या होता है, तालव्य होता है। अब ये बचा, देखो श मैंने अभी बताया था जब अर्ध स्वर पढ़ा रहा था, वो स्वर पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि श मूर्धन्य होता है, तो ये क्या होता है, मूर्धन्य, इसे अलग से याद रखेंगे। एक बचा ह, तो इसे तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ये स्वर यंत्रीय होता है, स्वर यंत्रीय वर्ण होता है। कंठ्य बोल सकते हैं इसे, अगर मैं बोलूँ तो कंठ्य में आ जाता है, स्वर यंत्रीय और कंठ्य होता है, क्योंकि कंठ में ह बोलते हैं तो पूरा का पूरा कंफ्यूज होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, स्वर यंत्रीय। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें होती है क्या। ह को और भी बोला जाता है, 2 नामों से और जाना जाता है ह को। एक तो जाना जाता है बोध वर्ण के नाम से, बोध वर्ण, और एक इसे जाना जाता है काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी, कभी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो ध्यान रखना आपने। तो ये हमने जाना उच्चारण स्थान के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में। अब हम बात करते हैं सघोष और अघोष होने की, कि इनमें सघोष कौन से होते हैं, घोष कौन से होते हैं। तो इसको तो आप अलग से याद रखना, ह को और स्वर यंत्रियों को। यहाँ तक दिख पा रहा है, ठीक। देखो ये आपका होता है सघोष महाप्राण, साफ साफ पता लग रहा है, देखो ध्यान से अच्छा आप लोग, ये साफ साफ नहीं दिख रहा कि आपको ह है, तो ह में हवा भी ज़्यादा यूज होती है, और सघोष होता है, घोष भी उत्पन्न होता है, तो सघोष और महाप्राण दोनों होता है। अब बात करता हूँ मैं इन तीनों की, ठीक है, इन तीनों की बात करता हूँ। पहले इसे हटा लेते हैं, मैं दोनों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, अंतस्थ का भी और ऊष्म व्यंजन का भी, वरना आप याद नहीं रख पाओगे। देखो थोड़े रह गया, बस थोड़े रह गए, बता देता हूँ, कंपैरिजन करना है बस, बाकी नेक्स्ट में देख लेंगे। देखो ध्यान से,
एक तरफ लिख रहा हूँ मैं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। एक तरफ लिख देता हूँ मैं स, श और श। ये हो गई, ठीक है। कंपैरिजन बहुत आसान है, देखो ध्यान से मेरा। ये आपको ध्यान रखना है, मैं तीन चारों चीज़ लिख देता हूँ। सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, लिख दी चारों में। अब मुझे ये बताओ आप लोग, इनमें सकारात्मक शब्द कौन सा, नकारात्मक कौन सा है? तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि इस सघोष और अघोष में से सकारात्मक तो ये है, नकारात्मक ये है। अल्पप्राण और महाप्राण में से सकारात्मक शब्द ये है, नकारात्मक ये है, क्योंकि अल्प नेगेटिव वर्ड में जाता है, अ भी नेगेटिव में जाता है। तो आपको करना क्या है, छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है कि य, र, ल, व ये किससे शुरू होते हैं? य, र, ल, व। इसमें स तो कहीं पे नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा उल्टा लिख दो, ये सघोष है। तो इसमें स कहीं पे नहीं आ रहा, ये सघोष है। इसमें आ रहा है स, तो ये अघोष है। बात समझ आ रही है? इसमें स आ रहा है तो उल्टा लिखो, ये सघोष नहीं हो सकता, ये अघोष है। इसमें नहीं है तो ये सघोष है। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन रखना है। इन दो का तो आपने काम खत्म कर दिया, इससे मत देखो इसे। अब ये बचे, अब इनको एक दूसरे के पास जाना है। पॉजिटिव के पास नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव नहीं रखना। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन रखना है। सघोष से तो नेगेटिव कौन सा है, अल्पप्राण है, लिख दो। लो जी, तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, सघोष अल्पप्राण होते हैं। अब मैं इसकी बात करते हैं नेगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव रखो, महाप्राण। तो ये क्या होते हैं आपके, ये अघोष और महाप्राण होते हैं। बहुत ईजी हो गया ना याद रखना। और ह का मैंने बता दिया, वो सघोष और महाप्राण होता है। क्लियर है बात, भूलोगे नहीं किसी कीमत पे भी। फिर से देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन रखना है। सघोष और अघोष में पॉजिटिव कौन है, सघोष, तो इसके साथ नेगेटिव रख दो, अल्पप्राण। अघोष क्या होता है, नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव वर्ड शब्द रख दो, कोई आ गया आपका महाप्राण। बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब रह गया आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, और आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक वीडियो और आएगी आपके अंतिम, उस वीडियो में मैं पूरी वर्णमाला को अच्छी तरीके से खत्म कर दूंगा। और आप देखना, एक भी क्वेश्चन उस वर्णमाला से जितना मैंने पढ़ाया नहीं बाहर जा सकता किसी कीमत पे भी। बस आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है, ठीक है। और जिसे अच्छी लगती है वीडियो, कुछ हेल्पफुल लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी ज़्यादा करते रहिए, ठीक है। हमें बहुत से लोगों तक पहुंचना है, आप जैसे जो कोचिंग में नहीं आ सकते, पढ़ नहीं सकते, उनके साथ हमें इंटरेक्शन करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।